नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी एकदम पुख्ता चल रही होगी, मजबूत चल रही होगी। और अभी करवा चौथ चला गया है, अभी दिवाली भी निकल जाएगी और समय चुटकी बजाते हुए ऐसे निकल जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक दिन उसे यूटिलाइज कीजिए अपनी तैयारी के लिए। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। आपको दिन में कम से कम भी 7-8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी जेआरएफ के लायक हो पाएगी। अगर आप लोगों ने पहले से नोट्स बना रखे हैं, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अगस्त वाला एग्जाम दिया था, तो उनके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपने अभी शुरू किया है तो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। 2-2.5 महीने में बहुत ही स्मार्टली तैयारी करनी पड़ेगी, तभी नेट जेआरएफ आपका क्लियर हो पाएगा। जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बार फिर से बोल दूं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम आप लोगों को बहुत ही डीपली मैटर देते हैं, बहुत ही गहन अध्ययन करवाते हैं। यहाँ पर हमने एक तरफ यूनिट 2 शुरू की हुई है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम रीतिकाल समाप्त करने वाले हैं। और दूसरी तरफ हमने यूनिट नंबर 7, जिसकी क्लास आज होने वाली है, हिंदी कहानी वाली यूनिट, वो हमने शुरू कर रखी है, जिसमें हम 11 कहानियां कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 12वीं कहानी है। जिस प्रकार मैंने बाकी की 11 कहानियां करवाई हैं एकदम संपूर्ण तरीके से, जिनका पठन पाठन करवाया है, उनके महत्वपूर्ण तत्व, उनके पात्र, उनके बारे में जो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी थी, उसी प्रकार से ये वाली कहानी अमृतसर आ गया है, जिसके लेखक भीष्म साहनी जी हैं, बहुत बड़े कथाकार हुए हैं हिंदी साहित्य जगत में। उनकी ये दूसरी कहानी है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। एक कहानी इनकी हम पहले कर चुके हैं, ये दूसरी कहानी है। इनकी दूसरी कहानी कौन सी है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, मैंने पिछली क्लास में ही उसको कवर किया है। कमेंट में लिख के बताइएगा। जो नई तैयारी जिन्होंने शुरू की है, जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पता ही होगा मेरे हिसाब से। तो आइए शुरू कर देते हैं हम आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि क्लास को पूरी देखिएगा, क्योंकि बहुत ही डीपली मैटर आप लोगों को मिलने वाला है। कहीं पे भी आप लोगों को फ्री में इतना सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। और ये दिसंबर 2024 के लिए टारगेट बैच जो हमने शुरू किया है, ये बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। आप लोग ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को क्लास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अमृतसर आ गया है कहानी जो है, ये भीष्म साहनी द्वारा रचित है। जैसा कि आप लोगों को इस चित्र से ही पता चल रहा होगा, एक रेल के सफर का वृत्तांत इसमें है। रेल के सफर का वृत्तांत है। और ये किस समय का है? जब भारत पाकिस्तान विभाजन हो रहा था, उस समय पर जो हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे चल रहे थे, उन पर आधारित ये कहानी है। भीष्म साहनी ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने अपने उपन्यासों में, कहानियों में, नाटकों में इसको बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चित्रित किया है, क्योंकि एक एक चीज उनकी खुद की आंखों देखी है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए कि चैनल पर हिंदी सरोज ऑनलाइन सर्च करेंगे आप यूट्यूब पर, तो उसमें चैनल खुल के आएगा हिंदी सरोज ऑनलाइन के नाम से। उसमें 2 प्लेलिस्ट आप लोगों को दिखाई देंगी, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी कहानी। हिंदी कहानी वाली जो प्लेलिस्ट है, उसका नाम थोड़ा अलग सा दिखेगा आपको, यूजीसी नेट जेआरएफ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी कहानी, इस प्रकार लिखा हुआ है। इसको मैं चेंज कर दूंगा, खाली हिंदी कहानी लिख दूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए नजर मारते ही कि ये हिंदी कहानी वाली यूनिट है। इनकी प्लेलिस्ट दोस्तों बन चुकी है। जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सारी अपडेटेड है इन प्लेलिस्ट में। इन प्लेलिस्ट को जाके देखिए, एक एक क्लास को पढ़िए, नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी को एकदम पुख्ता कर लीजिए, क्योंकि एकदम नेट जेआरएफ के तहत ये क्लासेस आप लोगों को करवाई गई हैं।
जितना डीप आपको नेट जेआरएफ के लिए पढ़ना है उतना सब कुछ इनमें आप लोगों को मिल जाएगा। जितना मैंने बताया है, जितना मैंने पढ़ाया है, उतना भी अगर आप कर लेंगे तो आपका नेट जेआरएफ आसानी से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से यूनिट नंबर 7 की प्लेलिस्ट है जिसमें कि सारी कहानियां अपडेटेड हैं। सारी क्लासेज जो हुई हैं कहानियों की, मेरे ख्याल से 11-12 कहानियां हो चुकी हैं, वो सारी अपडेटेड हैं। आज ये अमृतसर आ गया है, भीष्म साहनी वाली कहानी हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, अमृतसर आ गया। कहीं कहीं पर आप लोगों को इसका नाम मिलेगा अमृतसर आ गया, कहीं कहीं पर आप लोगों को अमृतसर आ गया है नाम से मिलेगा। दोनों एक ही है दोस्तों, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है इसमें, दोनों एक ही कहानी है। नाम बस इसका अलग अलग लिख देते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। ये जो पटरिया कहानी संग्रह है ये मैंने सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल पाया है, इसीलिए इसमें भी गुंजाइश है कि अमृतसर आ गया है नाम है या अमृतसर आ गया नाम है। तो हम इसको अमृतसर आ गया है मान के चल रहे हैं। अमृतसर आ गया अगर आ जाए प्रश्न में तो भी यही है। तो अमृतसर आ गया है कहानी जो है ये भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह पटरिया में संग्रहित है। कहानी संग्रह का नाम अवश्य याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। ये पटरिया कहानी संग्रह में संग्रहित है और इसका प्रकाशन जो है 1973 ईस्वी में हुआ था। ये ईस्वी सन में है, 1973 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी में कुल 14 कहानियां संग्रहित हैं। कितनी कहानियां संग्रहित हैं? 14 कहानियां। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉपी पेन लेके बैठिए, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं आप लोगों को, कॉपी पेन लेके बैठिए और जो जो पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं उनको साथ साथ में लिखते चलिए। यही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। जो नोट्स आप हाथों से बनाएंगे वही आपके जीवन भर काम आने वाले हैं दोस्तों। आगे कृष्णा सोबती की एक कहानी हम पढ़ेंगे आगे, सिक्का बदल गया। ये भी हिंदू मुस्लिम जो बंटवारे की जो विभीषिका बनी थी उस पर ही आधारित है, लेकिन इस वाली कहानी में सिक्का बदल गया वाली कहानी जो है कृष्णा सोबती जी की, इसमें पाकिस्तान के अंदर की कहानी है। पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार की घटनाएं हुए हैं, किस प्रकार एक हिंदू परिवार में बची हुई खाली एक बूढ़ी औरत को वहां से बेगैरत करके निकाल दिया जाता है और सभी लोग उसको लूटने के चक्कर में, क्योंकि बहुत धन दौलत वाली थी वो बूढ़ी महिला, उसको धन दौलत को लूटने के चक्कर में सब मन ही मन सोचते रहते हैं। इस प्रकार बहुत ही मार्मिकता से दर्शाया गया है। कुछ इसमें प्रेम भी दर्शाया है जो कि मुस्लिम पक्ष वाले उस हिंदू महिला से प्रेम पूर्वक व्यवहार भी करते थे। लेकिन अमृतसर आ गया कहानी जो है इसमें विभाजन के समय पर जो परिस्थितियां परिवर्तित हुई उसको एक ट्रेन के सफर के तहत दिखाया गया है। जिस तरह से दंगे चल रहे थे भारत पाकिस्तान विभाजन में, जिस तरह से मारकाट चल रही थी, आपस में लोगों के मन में जहर भर गया था, हिंदुओं को मुसलमानों के लिए और मुसलमानों को हिंदुओं के लिए, उसको इसमें बहुत ही सूक्ष्म रूप से दर्शाया है। उनके मन में क्या भावनाएं चल रही थी, हिंदुओं के मन में क्या भावनाएं थी, मुसलमानों के मन में क्या भावनाएं थी, उस ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स के मनों में क्या भावनाएं चल रही थी जो अलग अलग समुदाय से आते थे, उसका बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण इसमें मिलता है। और ये जो कहानी है ये मनोविश्लेषणात्मक कहानी बन जाती है इस प्रकार। इसका वर्ण विषय देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह कहानी देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है। इसमें ट्रेन में शरणार्थियों का एक समूह अमृतसर की यात्रा कर रहा है। लेखक ने ट्रेन के दृश्य को उभारते हुए सांप्रदायिक तनाव और अमानवीयता को कहानी का मुख्य विषय बनाया है। इसमें जो अमानवीयता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी को हम पूरा पढ़ने वाले हैं, पूरा इसका विवेचन, इसकी व्याख्या पूरी तरह से हम करने वाले हैं आगे। और जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, नोट करते चलिएगा साथ में। तो इस कहानी में जो है 1947 में भारत पाक बंटवारे के बाद की सामाजिक स्थितियों की झलक मिलती है दोस्तों।
पात्र देख लेते हैं। पात्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पात्र हैं, वो 3-4 ही हैं। कथानायक है जो कि कथा कह रहा है, एक इसमें सरदार जी हैं, ये सब पैसेंजर हैं, सब पैसेंजर हैं ये उस रेलगाड़ी के। कथानायक है, सरदार है, 3 पठान हैं, एक दुबला बाबू है, एक बुढ़िया है जो माला जपती रहती है, एक नया गरीब मुसाफिर आता है अपनी पत्नी और बेटी के साथ, एक मुस्लिम गरीब मुसाफिर। देखिए यहां पर इन दोनों में अंतर है, 2 मुसाफिर नए आते हैं, एक हिंदू मुसाफिर है, एक मुस्लिम मुसाफिर है, और दोनों अपने बीवी बच्चों के साथ आते हैं। और उनके साथ में क्या होता है यही इसमें सूक्ष्म रूप से दर्शाया है। इसमें अन्य मुसाफिर भी हैं जो कि गौण पात्र के रूप में हैं। जो मेन इसमें पात्र हैं वो यही हैं, कथानायक जो कथा कह रहा है यानी कि लेखक, एक सरदार जी हैं, 3 पठान हैं जो कि पश्तो भाषा बोलते हैं, एक दुबला बाबू है जो कि हिंदू है। इसमें देख लीजिए हिंदू हो गया है, सिख हो गया है, मुस्लिम हो गए हैं, कथानायक हो गया है, एक बुढ़िया है जो कि मानवता का रूप दर्शाया गया है इसमें, और गरीब मुसाफिर जो है ये 2 परिवार जो आते हैं ये दंगे की मार झेल रहे आम गरीब लोगों के प्रतीक हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू कर देते हैं हम कहानी। कहानी क्या है? अमृतसर आ गया है, भीष्म साहनी द्वारा रचित ये कहानी है। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते जा रहे थे। लाम क्या है? लाम है युद्ध, लड़ाई। लाम का अर्थ होता है युद्ध या फिर लड़ाई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसको लाम नाम से संबोधित किया गया था। ये जब हम कहानी पढ़ेंगे उसने कहा था, उसमें बार बार ये लाम शब्द आएगा जो कि पंजाब के इलाके में खास रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है लाम का अर्थ क्या है। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। ये देखिए यहां पर इसको व्याख्यायित भी कर दिया है, बर्मा की लड़ाई में। सरदार जी ने कहां की लड़ाई में हिस्सा लिया था? बर्मा की लड़ाई में। देखिए दोस्तों अभी जो पैटर्न है वो बदलता जा रहा है नेट एग्जाम का। पहले क्या पूछा जाता था? रचनाकार पूछ लिए, रचनाकाल पूछ लिए, क्रम पूछ लिया। लेकिन अभी क्या है, बहुत गौण जो चीजें हैं, बहुत ही सूक्ष्म जो चीजें हैं किसी कहानी के, किसी नाटक के अंदर, उन पर प्रश्न बन रहे हैं। तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि बदलते पैटर्न में कुछ भी छोटी से छोटी चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। और यही अभी देखिएगा पिछले 4-5 साल से जो एग्जाम आ रहा है उसमें यही छोटी छोटी चीजें पूछी जा रही हैं जो हम नजरअंदाज कर देते थे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अभी कहानी को पढ़ते हैं अच्छे से और मैं इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा और आप नोट करते जाइएगा। और बात बात पर खीखी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। पठान कौन थे? वो व्यापारी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। एक आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। कौन सी भाषा में बात कर रहे थे दोस्तों? पश्तो में। ये जो मैं गोला लगा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट करते चलिए। बार बार में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह से मैं आप लोगों को एक एक शब्द समझाता रहा तो क्लास 2 घंटे की हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए आप समझ जाइए, जो भी मैं शब्द ऐसे गोला लगाकर या फिर इंपॉर्टेंट लिखकर या फिर स्टार मार्क करके इस प्रकार से बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट को छोड़ना नहीं है, उनको अच्छे से याद कर लेना है। ये जो बॉक्स मैं जो बनाऊंगा ये खाली इंपॉर्टेंट है, और जहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिख दूंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और जहां पर मैं स्टार लगा दूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसे तो किसी भी कीमत पर
छोड़ना नहीं है, उसे तो एकदम रामायण की चौपाई की तरह याद कर लेना है। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है दो एक मुसाफिर और भी रहे होंगे, वह मुझे स्पष्टतः याद नहीं है। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी। बाहर किस चीज के खेत थे? गेहूं के खेत थे। कोई बड़ी बात नहीं है इस बदलते हुए पैटर्न में ये भी पूछ लिया जाए कि जो ट्रेन अमृतसर आ रही थी उसमें बाहर किसके खेत थे। इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों पूछे जा सकते हैं। और मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता समारोह देखने जा रहा था। ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कथानायक कहां जा रहा था? दिल्ली जा रहा था, स्वतंत्रता समारोह में शिरकत करने के लिए वो जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूं तो लगता है हम जिस झुटपुटे में जी रहे थे, शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं यह झुटपुटा भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता था, बंबई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बंबई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। जिस प्रकार आम आदमी को कुछ भी नहीं पता था कि बंटवारे के बाद का सीन होने वाला क्या है, कौन सा शहर कहां जाएगा, हमारा नेता कौन होगा, कौन सा नेता कहां रहेगा, लाहौर कौन से आएंगे, दिल्ली में कौन से रहेंगे, ये किसी को कुछ पता नहीं था। तो जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग थे, थोड़े से समझदार लोग थे, ये कह लीजिए मध्यम वर्गीय जो लोग थे, उनके मनों में यही विचार चलते रहते थे, आपस में यही डिस्कशन करते रहते थे। जिस प्रकार आजकल भाजपा कांग्रेस का राजनीति का डिस्कशन हर जगह चलता रहता है, बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, कहीं भी आते जाते अनजान आदमी राजनीतिक बहस ही छेड़कर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार उस समय पे भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बहस चलती रहती थी, गपशप करते रहते थे और इसी बीच में हंसी मजाक भी सब लोग करते रहते थे। गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद होने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और योम आजादी की भी तैयारियां चल रही थी। ये योम आजादी क्या है दोस्तों? योम आजादी है जश्न आजादी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आजादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे रही थी। इसमें कहना चाहता है कथानायक या फिर लेखक, क्या कहना चाहता है कि इन्हीं स्थितियों में जो है भविष्य की झलक दिख रही थी क्योंकि उस समय पे दंगे चल रहे थे। शायद जेहलम स्टेशन पीछे छूट चुका था। तो पहला स्टेशन कौन सा आया है? जेहलम। इसमें स्टेशनों के नाम आएंगे, ये पूछे जा सकते हैं क्रमवार तरीके से, तो इनको लिखते चलिएगा, इनको याद कीजिएगा क्रम से। जेहलम स्टेशन आया था सबसे पहले दोस्तों जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने पोटली खोली। पठान ने पोटली कब खोली थी? जेहलम स्टेशन छूटा था तब। एक एक जो घटना है वो क्रमवार तरीके से हमें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि क्रम से लगाने का प्रश्न आता है। और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच में मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर
खाने का आग्रह करने लगा था। काले बाबू ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरी साथ खुश रहेगी। काले दालखोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला पतला है। क्या कहता है कि दाल खाता है इसलिए तो दुबला पतला है, गोश्त खाया कर हमारी तरह तगड़ा हो जाएगा। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले, खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज का नहीं है। यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी जो खान पान का जो अलगाव है, खान पान में जो डिफरेंस है, वो यहाँ पर दर्शाया है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुम, इधर तुम्हें कौन देखता है, हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस प्रकार क्या हुआ, कहकहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में कह देता, ओ कितना बुरा बात है, हम खाता है और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे, यानी कि आपस में खूब हंसी मजाक चल रहा था। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, स्थूल काय सरदार जी बोले और बोलते ही खीखी करने लगे। ये कथन किसने कहा है, ये पूछा जा सकता है, इसे भी नोट कीजिएगा, ये कथन इंपॉर्टेंट है। ये सरदार जी ने कहा कि तुम लोगों ने हाथ नहीं धोए हैं इसलिए ये नहीं खा रहा है, यानी सरदार जी भी मजाक में शामिल हो चुके थे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं। सरदार जी ने मेरी ओर देखा और आंख मारी और खीखी करके हंसने लगे। मांस नहीं खाता है बाबू, तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो, इधर क्या करता है, फिर कहका उठा। यानी कि दुबले बाबू के साथ में सब मजाक कर रहे थे और दुबले बाबू को भी उस समय पे कोई बुरा फील नहीं हो रहा था, वो भी उनके साथ में मजाक में हिस्सा ले रहा था, पश्तो में जवाब दे रहा था। डिब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने से गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम किस्सा खानी की बातें करेंगे, यानी कि आपस में गप्पे शप्पे लड़ाएंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। वजीराबाद। ये दूसरे स्टेशन का नाम आ गया वजीराबाद। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा, पहले आया था जेहलम, फिर आया है वजीराबाद। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, फिर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर आया। छल छलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी ही रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बों की ओर भाग लिए। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। तो हुआ क्या था दोस्तों, वजीराबाद स्टेशन पर भी मारकाट चल रही थी, सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। कुछ लोग जो है वो उन्हें देखकर, जैसे आकर गाड़ी रुकी थी तो हिंदू रहे होंगे या मुसलमान रहे होंगे, कोई भी रहे होंगे, आपस में मारकाट चल ही रही थी। वो जो सांप्रदायिक तत्व थे वो उधर भागे चले आ रहे थे और मरने के डर से ये सभी लोग वापस भाग भाग कर अपनी गाड़ी में चढ़ गए थे। लेकिन उस डिब्बे में जहां पर कथानायक बैठा है वहां पर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था, क्योंकि पुराने पैसेंजर बैठे हुए थे। तो सबसे पहले सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक तनाव कहां पर, किस स्टेशन पर देखने को मिला दोस्तों, वजीराबाद। नोट कर लीजिएगा, वजीराबाद स्टेशन पर सबसे पहले दंगा हुआ था। यह प्रश्न पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए।
कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी तब्दीली को भी मैं भाप गया था। भागते वक्त खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। जो दंगाई होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम जो बुरे लोग होते हैं, दंगाई ही नहीं, जो बुरे लोग होते हैं वो पटरी की साइड से हमेशा आते हैं। जो चोर उचक्के होते हैं, जेब कतरे होते हैं, वो कभी भी प्लेटफॉर्म साइड से नहीं आएंगे, देखिएगा कभी भी वो हमेशा पटरी की साइड से आएंगे, क्योंकि वहां से उनको भागने में आसानी रहती है। प्लेटफॉर्म पर हलचल रहती है, लोग उन्हें पकड़ सकते हैं। मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहां घुसा आ रहा है, नहीं है जगह। बोल दिया, जगह नहीं है। किसी ने कहा, बंद करो जी दरवाजा। यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहा, अंदर के मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है। ये आम बात है, ट्रेन में, बसों में हम लोगों ने भी देखा है। और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे बड़े पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ। घुस आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। तो पहला पैसेंजर, पहला गरीब पैसेंजर, पहला गरीब मुसाफिर कौन आया था? लटकती मूछों वाला व्यक्ति। ठीक है, यही निशानी है इसकी और यही इसका नाम आया है, लटकती मूछों वाला गरीब व्यक्ति। नोट करते चलिएगा। चीकट, मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान में काम करता होगा। वह लोगों की शिकायतों, आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई। उसके पीछे 16-17 बरस की सांवली सी लड़की अंदर आ गई। यहां पर लड़की की उम्र पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। जो मूछों वाला गरीब व्यक्ति था, उसकी लड़की की उम्र क्या थी? 16-17 वर्ष की सांवली लड़की थी वो। नोट कर लीजिए। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूलों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़ाते हैं। अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी। क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला। औरत जात को भी यहां उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, बेटिकट नहीं हूं। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा ना ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर को लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने की बजाय उसकी पत्नी की कलेजे में लगी और वही हाय हाय करती बैठ गई। तो लात किसने मारी थी दोस्तों? जो पठान ऊपर बैठा हुआ था, जिसने खाने की पोटली भी खोली थी, उसी पठान ने ऊपर से बैठे बैठे लात मारी थी। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और ये लात किसको लगी थी? गरीब व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के सीने में जाकर वो लात लगी। यहां पर ये जो गरीब परिवार अंदर घुसा है, ये क्या दर्शाता है कि ये लोग सांप्रदायिक दंगे के मारे हुए गरीब आम व्यक्ति थे, जो कि थोड़ा बहुत असबाब जो अपना बच गया उसको उठाकर बटोर कर और अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर वहां से भागने को मजबूर हो गए थे। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने का वक्त नहीं था। वह बार बार बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर
ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता खो गई। निकालो इसे, कौन है ये, वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक पुलिस खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया करलाए जा रही थी। ए नेक भक्तो, बैठने दो, आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बेजालिमो, बैठने दो। तो सबसे पहले तो सामान नीचे से कौन चढ़ा रहा था, कुली चढ़ा रहा था। ये भी ऑप्शन वाला प्रश्न आ सकता है। उसमें लिख देगा कि कौन सामान चढ़ा रहा था, तो मूछ वाले की पत्नी, मूछ वाले की बेटी, कुली या फिर चाय वाला, कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन देकर पूछ लिया जा सकता है। अभी आधा ही सामान अंदर आ पाया होगा कि सहसा गाड़ी सरकने लगी गाड़ी, यानी प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी, धीरे धीरे चलने लगी। छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी। क्या चिल्लाए जा रही थी कि पिताजी सामान छूट, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया। कौन आदमी, जो गरीब मुसाफिर था, वो हड़बड़ा कर नीचे चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथ से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची थी उसके साथ, बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया। धक्के देकर उतार दिया। गाड़ी सोने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बुढ़िया जो उम्रदराज औरत थी, तो उसका विरोध करने की हिम्मत उनमें नहीं हुई। उम्र का लिहाज उन लोगों ने रखा। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है देखो, आग लगी है। ये कथन किसने कहा था पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये दुबले बाबू का कथन है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे आई थी और शहर पीछे छूटता जा रहा था। बादल और उसमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है, स्टेशन पर सभी लोग भाग रहे हैं, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यह क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ चुपचाप बैठे नीचे की ओर देखे जा रहे थे। तो दोस्तों का क्या हुआ, जब सब लोगों को पता चला कि सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, बाहर आग लगी हुई है, मारकाट मची हुई है, यहाँ पर लोगों की मनोस्थिति दर्शाई है कि हिंदू हिंदू के पास जाके बैठने लग गया, मुसलमान मुसलमान के पास जाकर बैठने लग गया, क्योंकि अपने धर्म के लोगों के साथ बैठने में उस समय पर एक तरह से सेफ महसूस कर रहे थे लोग। ये मानसिक स्थिति होती है, किसी की भी, आम आदमी की ये मानसिक स्थिति होती है। मुसीबत के समय पर हम अपनी तरह के आदमी के आसपास रहना चाहते हैं। मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली खुली, ज्यादा संकित सी लग रही थी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यह, डिब्बे में से किसी ने पूछा, तो वजीराबाद। जैसा कि पहले मैंने लिखवाया है, वजीराबाद स्टेशन पर दंगा हुआ था।
जवाब मिलने पर डब्बे में से एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी होती चली गई। चुप तो सारे हो गए थे, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ज्यादा गहरी हो गई थी। एक पठान ने अपनी वास्कट की जेब में से नस्वार की डिब्बी निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते होठ नजर आते, लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही है। तो ये नस्वार क्या होती है दोस्तों? नस्वार लिख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नस्वार क्या होती है? ये सूंघनी होती है, जिसको एक ये पाउडर टाइप होता है जो कि नाक में सूंघा जाता है और ये हल्का सा नशा भी करता है। जिस प्रकार लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उसी प्रकार कोई तंबाकू जैसा ही होता है ये। इसको सूंघनी भी कहते हैं। इस शब्द से पूछा जा सकता है। तो बुढ़िया क्या कर रही थी? वो नाम जप रही थी। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहां भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं पड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मशक लादे प्लेटफॉर्म लांघकर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। भिश्ती क्या होता है दोस्तों? ये भी पूछा जा सकता है। भिश्ती होता है पानी पिलाने वाला, यानी पानी ढोने वाला। ये पानी ढोता है अपनी कमर पर मशक से। मशक क्या होता है दोस्तों? मशक क्या होता है? मशक का अर्थ होता है वह पात्र, एक चमड़े से बना हुआ पात्र। आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने कुछ अरेबिक फिल्में या फिर अलादीन जिन्होंने देखा है, उसमें एक अलग सा पाउच टाइप रहता है जो कि चमड़ी से बनता है, उसको मशक कहते हैं। ये चमड़ी का भी हो सकता है, लकड़ी का भी होता है और टिन का भी होता है, लेकिन जो असली मशक है वो चमड़े का ही बना होता था। उस मशक पर वो पानी ढोने का काम करता है। भिश्ती वही होता है, जैसा कि हमने ईदगाह वाली कहानी में भी देखा था। उसमें भिश्ती खरीद कर लाता है एक बच्चा मेले से। लो पानी पियो, पियो पानी। औरतों के डिब्बों में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मारकाट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि सभी धार्मिक उन्मादी नहीं होते हैं, भले लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही भिश्ती दर्शाया गया है। इससे यह पता चलता है कि भले लोग बहुत कम थे। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और 2 सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी जैसे मुर्दे जैसा पीला हो रहा था, यानी कि वो जो दुबला बाबू था वो सबसे अधिक डरा हुआ था, जैसा कि दर्शाया गया है। पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द है की औरत? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ये जो शांति थी ये तूफान से पहले की शांति थी दोस्तों, क्योंकि ये बाबू जो है ये पहले पठानों के साथ में हंसी मजाक में हिस्सा ले रहा था, लेकिन जब से वो लात मारने वाली घटना हुई थी वो बात जो है वो उसके दिल में बैठ गई थी और उसके मन में उनके प्रति दुर्भावना, दुश्मन वाली भावना पैदा हो चुकी थी। इसलिए अब वह मजाक में उनके साथ शामिल नहीं हो रहा था। ऐसे डिब्बे में ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकला कर चुप हो गया। पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप
उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि गाड़ी के बाहर से पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। और ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, दुबला बाबू नीचे क्यों लेट गया था, पूछा जा सकता है। 4-5 ऑप्शन दे देगा और उसमें हमें सही ऑप्शन चूज करना होगा। वह पत्थर और गोलियों के डर से लेट गया था दोनों सीटों के बीच में। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है कि किसी एक मुसाफिर के कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। वो समय ही ऐसा था दोस्तों। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला ही नहीं था। तो उन्होंने बोलना क्यों छोड़ दिया था, बातचीत करना क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उनकी बातों के साथ कोई शामिल नहीं हो रहा था। धीरे धीरे पठान उंगले लगे जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठा बैठा सो गई थी। यहां पर बैठी बैठी आएगा दोस्तों, बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काली मनकों की तस्बीह निकाली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। तो क्या निकाली थी? कुर्ते की जेब से तस्बीह निकाली थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये तस्बीह पूछा जा सकता है तस्बीह होता क्या है? तो तस्बीह जो होता है वो एक तरह की मनकों वाली माला होती है जिसे जपते हैं। माला, माला लिख लीजिएगा। तस्बीह का अर्थ होता है फेरने वाली माला, जिसमें मनके होते हैं जिसको हाथ में लेके फेरते हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में भी राम 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 करके माला फेरी जाती है, उसी को उर्दू में तस्बीह कहा जाता है। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है डर बढ़ने लगता है। किसी किसी वक्त दूर किसी ओर आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार में ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुरा निकल गया है। तो तीसरा स्टेशन जो आया है उसका क्या नाम आया है? हरबंसपुरा। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए थे। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम, जंजीर खींचूं? एर खी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की की बाहर झांकने लगा। यानी कि जो दुबला बाबू था, हरबंसपुरा स्टेशन निकलते उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। क्या चलने लगा वो आगे हमें पता चलेगा कहानी में। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक का सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। तो अमृतसर जो है वो किस स्टेशन के बाद आया था? हरबंसपुरा के बाद आया था। नोट करते चलिए, ये स्टेशनों के नाम क्रमवार तरीके से पूछे जा सकते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये स्टेशनों के नाम। उसने फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर। तेरी गाली दी थी उसने, नीचे उतर। तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था।
तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला। बाबू को उत्तेजित देख अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। सभी मुसाफिर एकदम चकित थे कि इतना शांत सा हंसी मजाक करने वाला, बिल्कुल कमजोर सा प्राणी, बिल्कुल पतला दुबला सा व्यक्ति इस प्रकार उत्तेजित कैसे हो गया। उसने जैसे देखा कि अमृतसर आने वाला है, वो बहुत उत्तेजित हो गया और पठानों पर, मुस्लिम वर्ग के लोगों पर वो चिल्लाने लगा, उन्हें गालियां बकने लगा। नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे, तेरी उस, ओ बाबू बक बकर नहीं करो, ओ खजीर के तुम गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा, गाली देता है। बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था, यानी उसके अंदर क्रोध भरा हुआ था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफर है, आराम से बैठो। सरदार जी जो है वो बीच बचाव करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। बीच बचाव कौन करता है, इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा। माला जपने वाली बुढ़िया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सरदार जी करते हैं बीच बचाव। तेरी मैं लात ना तोड़ दूं, गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। ओ हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ओ इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, ओ जीवन जोगियो आराम नाल बैठो, वे रब दिए बंदियो कुछ होश करो। उसके होठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता है, अब बोल, तेरी मौज पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखे जा रहे थे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहां पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़े थे, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। गाड़ी जो है बहुत डिले भी चल रही थी, जिस प्रकार कहानी में दर्शाया गया है कि रेंग रही थी गाड़ी। तो इसी कारण लोगों का खाना पीना खत्म हो गया होगा, जैसा कि पिछले स्टेशन पर दिखाया भी था कि भिश्ती जब पानी पिलाने के लिए आया था तो बहुत सारे हाथ खिड़की से बाहर निकल गए थे पानी लेने के लिए। इसी प्रकार से भूख के मारे लोग वहां पर परेशान थे, तो खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़े और खाने लगे। सभी को सहसा भूख और प्यास से परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में बात करने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठनका, गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था, न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। वे विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर चल रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर ये भीष्म साहनी जी ने कि जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर चल रहा था, अब पूरी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। ये विभाजन जो है, ये सिर्फ एक डिब्बे के विभाजन को नहीं, सिर्फ एक ट्रेन के विभाजन को नहीं, सिर्फ एक देश के विभाजन को नहीं, अपितु मानव के प्रति विभाजन दर्शा रहा है। जो आपस में जो जहर भरा हुआ है लोगों के दिलों के भीतर, किसी समुदाय के लिए, किसी श्रेणी के लिए, किसी सामान के लिए या फिर किसी जमीन के टुकड़े के लिए, उसको दर्शा रहा है। ये पंक्तियां, ये जो 2 पंक्तियां हैं, ये विभाजन के सूक्ष्म रूप को दर्शा रही हैं। ये विभाजन कोई देश का विभाजन नहीं है, बल्कि लोगों के मनों के विभाजन को दर्शाया है भीष्म साहनी जी ने। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी, लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर
बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसके दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी उसने। जाने वह उसे कहां मिल गई थी। उसने हाथ में क्या उठा रखी दोस्तों? लोहे की छड़। किसने उठा रखी थी? दुबले बाबू ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करते चलिए। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया था। जिस प्रकार हम छोटे थे तब भी हम बैट को पीछे छुपा लेते थे कई बार, ताकि और बच्चे उस बैट को ना देख पाए, उससे ना खेल पाए। इसी प्रकार उस दुबले बाबू ने उस छड़ को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया था, ताकि उसके दुश्मन या फिर जानने वाले भी देख ना पाए कि उसके पास कौन सा हथियार है। पठान को देख पाने के लिए ऊपर की ओर उठी, पर डिब्बे में पठानों को न पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए, सब के सब निकल गए। फिर वह सिटपिटा कर उठ खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? तुम सब नामर्द हो, बुजदिल। अब यहां पर दिखाया गया है कि जो क्रोध में होता है, जिसके मन में विभाजन का जहर घुल चुका होता है, वो अपने साथ वालों को भी इसी जहर में घोलना चाहता है। ये दर्शाया है यहां पर दुबले बाबू की ओर से। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह मेरी वाली सीट पर आकर बैठा और बहुत उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे इचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी। क्या खाई थी ये भी पूछा जा सकता है। क्या खाए थे मुसाफिरों ने? पूरियां खाई थी दोस्तों। और गाड़ी उस इलाके में से आगे बढ़ने लगी जहां उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। उस पर बदले का भूत सवार हो चुका था दोस्तों। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने वाले की सीट पर अस्त व्यस्त पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बे में लाशें भरी हुई हैं। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो वह कभी खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा नजर आता। यहाँ पर दीवार से तात्पर्य क्या है? जो खिड़की वाला हिस्सा है, सीट के बगल में जो खिड़की वाले हिस्से के नीचे खाली जो एक हिस्सा होता है ट्रेन का, जिस पर जो लकड़ी का या फिर लोहे का बना होता है, उसको यहाँ पर दीवार कहा गया है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निशब्दता छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अदलेटे खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी को स्टेशन लांग कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रहीं, फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था वो फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज के खरोचने की आवाज सी आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा। डिब्बे का दरवाजा बंद था।
मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे के दरवाजे को पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा, सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी। उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसके दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नजर बाहर नीचे की ओर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी चढ़ जा, आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते खोलो। यहां से हमें पता चलता है कि ये जो मुसाफिर था जो दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था, वह एक मुस्लिम युवक था दोस्तों। पिछले वाला उसकी पहचान बता दी थी कि बड़ी बड़ी लरजाई सी उसकी मूछें थी, यानी वो हिंदू था। यही सूक्ष्म रूप से यहां पर दर्शाया है हमारे भीष्म साहनी जी ने। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी से, बाबू चिल्लाया, और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के अस्फुट से स्वर सुनाई दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगे लरज गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार से उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसट कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होंठ और चमकदार दांत नजर आए। वह 2-1 बार चिल्लाया, या अल्लाह, बुदबुदाया। फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अंधमुंधी आंखों से जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। अदावत का अर्थ होता है दोस्तों दुश्मनी। अदावत का अर्थ लिख लीजिए, दुश्मनी होता है। ये कुछ उर्दू शब्द आए हैं जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए भीष्म साहनी जी ने कितने मार्मिक तरीके से इस दृश्य को चित्रित किया है दोस्तों। एक एक शब्द जो है वो आतंकित कर देने वाला, आंखों में आंसू ला देने वाला यहाँ पर भीष्म साहनी जी ने लिखा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया। उसके होठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें सफेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुरा रहा है, पर वास्तव में केवल क्षय के कारण ही होठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ भागती भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। यहाँ पर देखिए कितना ही दर्द यहाँ पर दर्शाया है भीष्म साहनी जी ने, कि जहां पर एक आदमी मरता है वहां पर वह सिर्फ एक आदमी नहीं मरता है, उसका पूरा परिवार मरता है दोस्तों। एक गरीब आदमी मरता है तो उसका पूरे परिवार की उसकी मौत होती है। यहाँ पर यह दर्शाया है भीष्म साहनी जी ने। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक से चढ़ नहीं पा रहा है और उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। कितना दर्द है, कितना दर्द दर्शाया है दोस्तों इसमें। इस सीन को इमेजिन करके देखिए अपनी आंखों में।
जो हमने गदर एक प्रेम कथा देखी है उसमें भी इतने मार्मिक सीन्स नहीं आए हैं दोस्तों। बहुत ही दर्द भरे दृश्य हैं ये, किसी का भी मन रो पड़े ऐसे दृश्य यहाँ पर भीष्म जी ने चित्रित कर दिए। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा, और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया। बहुत ही मार्मिक घटना है दोस्तों, इसे पढ़ते पढ़ते मेरे रोए खड़े हो गए हैं। ऐसी लेखनी है भीष्म साहनी जी की, उन्होंने विभाजन की विभीषिका जैसी लिखी है, ऐसा कोई भी रचनाकार साहित्यकार नहीं लिख पाया है दोस्तों। इनके बहुत से उपन्यास मैंने पढ़े हैं, जो कि तमस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेन उपन्यास है, बहुत ही मार्मिक लिखते हैं। मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों कुछ सेकंड के लिए, नॉर्मल हो जाता हूं। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथों में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा था। यहां पर जो आदमी मार रहा है उसकी मनोस्थिति का चित्रण भी भीष्म साहनी जी ने बखूबी कर दिया है, कि वो भी हतप्रभ खड़ा था कि उसके हाथों से ये क्या हो गया। एक बार उसका दिमाग भी सुन्न हो गया था, क्योंकि उसने पहली बार ही शायद जीवन में ऐसा किया होगा कि जिस व्यक्ति को वो जानता नहीं है, जो बेकसूर आदमी है, उसके सिर पर उसने ऐसे बेतरतीब तरीके से छड़ से प्रहार किया है कि उसकी मौत हो गई है। उसने ये भी देखा है कि उसकी पत्नी भी किस प्रकार रो रही है, बिलख रही है, जैसे उसकी भी मृत्यु अपने पति परमेश्वर के साथ, अपने मियां के साथ हो गई है। उसका हाथ जैसे ही उठ नहीं पा रहा था, मेरी सांसें अभी भी फूली हुई थी, और डिब्बे में के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे से बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी और उसकी नजर नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा, फिर उसने घूमकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने हाथों को नाक के पास ले जाकर सूंघा। दोस्तों ये वाला जो कथन है ये इंपॉर्टेंट है कि बाबू ने उस व्यक्ति को जब छड़ से मार दिया तो उसने क्या किया, उसने अपने हाथों को बार बार सूंघा था। मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे छुटपुटा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो, पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी को तुम जरूर दुरुस्त कर देते। ये कथन किसका है पूछा जा सकता है। ये सरदार जी का कथन है दोस्तों।
और सरदार जी अभी तक उसी बात का जिक्र कर रहे हैं जो शाम को हुई थी कि पठान तुमसे डरकर भाग गए हैं। सरदार जी इस बात से बेखबर है कि एक की खोपड़ी ये दुबला पतला आदमी खोल चुका है। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। दोस्तों यहां पर हमारी ये दर्द भरी कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से आने वाले सभी प्रश्न, जो छोटे छोटे प्रश्न भी हैं, वो मैंने आप लोगों को नोट करा दिया है। इस कहानी में जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों इसको तैयार कीजिए। एग्जाम के टाइम पर जो नोट्स मैंने आप लोगों को अभी बनवाए हैं, जो लिखवाया है, उसे 2-3 बार खाली सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। आपकी तैयारी अब ऐसी हो गई है इस कहानी से कि इस कहानी से आने वाला एक भी प्रश्न आपके हाथों से छूट नहीं पाएगा। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मनोबल मिलता है और हमारी और इच्छा प्रबल होती है कि हम आप लोगों को और भी अच्छा मैटर, सत्यापित मैटर, एकदम ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए और आप लोगों के लिए हम आगे भी काम करते रहें, आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी यूनिट 2 वाली रीतिकाल वाली होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।